डॉक्टर साहब, ऐसे कई कपल्स हैं जो कई सालों से कंसीव करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर फाइनली उनको ये बता दिया जाता है कि प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी। डायग्नोसिस तो हो गया, लेकिन सेकंड स्टेप इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, ये डिसाइड करना कि किस तरह का ट्रीटमेंट किस कपल को देना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इनफर्टिलिटी क्यों होती है और इसका मेन कारण क्या है? See, infertility usually is because of either the woman or the man. तो अगर पुरुष में देखा जाए तो उनमें सीमन के प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब काउंट, मोटिलिटी और एबनॉर्मेलिटीज़ जो हम बोलते हैं। तो ये इन तीनों फैक्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। The other problem is if you look at the woman, you can divide her body into a tube, ovary, uterus एंड द सर्विक्स। तो अगर एक एक चीज़ ली तो ओवरी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि PCOS जो पॉलिसिस्टिक ओवरी हम बोलते हैं, या एनओव्यूलेशन जिस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो अंडे तैयार नहीं होते। देन फेलोपियन ट्यूब में अगर कोई ब्लॉक होगा इन्फेक्शन के वजह से या इवन एंडोमेट्रियोसिस के वजह से। देन यूट्रस के फैक्टर्स होते हैं फाइब्रॉइड्स, फिर कोई सेप्टम होता है, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, पॉलिप्स, एशरमैन सिंड्रोम, जो धागे तैयार होते हैं तो वो उस लेडी को पीरियड्स ही नहीं आते, बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होता है। तो ये सब कारण होते हैं जिनके वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। पर मेरे ऐसे कुछ और फ्रेंड्स भी हैं, गर्ल फ्रेंड्स, जिन्हें डिलेड पीरियड्स होते हैं हर 2 महीने में या 3 महीने में एक बार। इज इट अ साइन और अ सिग्नल दैट दे आर प्रोबेबली टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी? इरेगुलर पीरियड्स मतलब कि ओव्यूलेशन बराबर नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इफ इट कंटिन्यूज उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है तो थायराइड, प्रोलैक्टिन और पॉलीसिस्टिक ओवरी कॉमनली है। PCOS या PCOS ये कॉमन रीजंस है जिसके वजह से पीरियड्स 1.5 महीने 2 महीने में आते हैं। बट PCOS होता क्या है एग्जैक्टली? सी PCOS इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें लड़की को एग्स तैयार नहीं होते हैं, इसलिए पीरियड्स वक्त पे नहीं आते। तो इनकी ट्रीटमेंट है कि दवाई देके एग्स तैयार करने। तो हम टैबलेट्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, उससे हम एग्स तैयार करते हैं। बट गिवन द फैक्ट कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, वी हैव अ पेक्यूलियर पैक ऑफ जीन्स, तो हमारे इंडियंस में व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर जो इनफर्टिलिटी लाता है? आई थिंक अगर आप डिवाइड कर लो कंट्री को, नॉर्थ में अगर जाओ तो पॉलीसिस्टिक ओवरी हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत दिखता है, और ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी 50%, इट्स वेरी वेरी रैम्पेंट। और अगर साउथ की तरफ चले जाओ तो पॉलीसिस्टिक ओवरी एंड एंडोमेट्रियोसिस, ये 2 चीज़ें बहुत दिखती है। बट ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस एक डिजीज़ है जहाँ द इनर लाइनिंग जो यूट्रस का होता है वो यूट्रस के बाहर डिपॉजिट होता है। तो जब द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, यस। सो जब पीरियड्स आते हैं तो वो लाइनिंग से ब्लीडिंग होता है, तो फिर इट कॉजेज पेन एंड इनफर्टिलिटी। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस ऑफ इनफर्टिलिटी एज अ कपल वो भी बहुत देर से आती है, और ट्राई करते करते ही इतने साल बीत जाते हैं कि यू रीच एन एज जहाँ एक्चुअली डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, कितने एज के बाद या शादी के कितने टाइम तक ट्राई करने के बाद इज़ व्हेन अ कपल शुड कम टू अ डॉक्टर? जब मैं पढ़ाई कर रही थी 15-20 साल पहले एक्चुअली, तब हमें कहा गया था कि 2 साल में अगर बच्चा नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट थिंग्स आर चेंजिंग। अभी द डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी जो हमारे किताबों में लिखी हुई है और जो हम लोग फॉलो करते हैं कि अगर 1 साल एक हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहकर भी बच्चा नहीं होता है तो डेफिनेटली डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके जांच करवानी ही चाहिए कि क्यों नहीं बच्चा हो रहा है। जैसे कि आपने अभी जांच की बात की, तो ये जो टेस्ट होते हैं, ये जांच किस तरह की होती है? व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस? सी थोड़े से बेसिक टेस्ट करवाते। लड़की अगर 35 साल के अंदर होगी तो आई डोंट डू वेरी एग्रेसिव मैनेजमेंट, तो टेस्ट करवाते हैं हम, हार्मोन्स की टेस्ट करवाते हैं। अगर उसको पीरियड्स
टाइम पे आ रहे हैं, वक्त पे आ रहे हैं, मतलब उसका द ओव्यूलेशन बराबर है, तो फिर हम एक सोनोग्राफी करवा लेते हैं। और एक एक्सरे होता है, उसे हम HSG कहते हैं, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। HSG या इसमें हम डाई इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है। ओके थोड़ा सा पेनफुल होता है, बट इट्स अ वेरी सिंपल, नॉन इन्वेसिव, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है। तो ये एकदम यू कैन मेक आउट रियली वेरी इजीली कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है। और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस, आई थिंक इतने से थोड़े से टेस्ट करोगे। what could be this one special tip from your side to all the young girls who are watching the show कि any lifestyle change या exercise जो आप suggest करें so that by the time we reach 30-35 infertility हमारी life में हो ही ना। आई थिंक वेरी इम्पॉर्टेंट कि ज़ीरो साइज़ भी अच्छा नहीं है और ओबेसिटी भी अच्छी नहीं है। तो आई थिंक अ गुड हेल्दी लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्री मैरिटल sex should be avoidable, okay, and avoid abortions. Safe sex is very, very important. And have a child before 35. Can I repeat that again? But then again, when it comes to हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं रेगुलर चेकअप्स के लिए, तो क्या एक गायनेक के पास भी रेगुलरली जाना चाहिए टू कीप अ चेक ऑन आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम? आई थिंक सो। गायनेक चेकअप शुड बी डन एवरी हर 3 साल गायनेक चेकअप करना ही चाहिए, जहां हम पैप स्मीयर्स करवाते हैं। एक बार शादी हो जाने के बाद हर 3 साल एक्चुअली गायनेक चेकअप के लिए जाना चाहिए। आई ऑलवेज टेल द लेडीज दैट टेल योर हस्बैंड ऑल्सो टू कम विथ यू, कि आपके आदमी को लेके आओ, तो उनसे हम बात कर सके और उनको कह सके कि आपका सीमन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। Well, Dr. Nandita, like always, you always give us such beautiful information, और ये इतनी सिंपल जानकारी है जो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स कहीं से नहीं मिल पाती होगी उनको, बट इस शो में हमें इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं, whether it's technical, whether it's related to an emotional factor of a woman. Thank you so much. Thank you so much, doctor. Thank you. दोस्तों, कोई भी बीमारी परेशानी ज़रूर देती है, पर उसे दूर भगाना आसान भी होता है। बस हमारा ये शो बिल्कुल देखते रहिए। अगले एपिसोड में इनफर्टिलिटी को लेकर और जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।